हेलो मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, छोटे भाइयों, बच्चों, छात्रों, कैसे हैं आप? अभी 28 फरवरी 2024 को आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया कि बहुत ही अच्छा पेपर गया और सॉल्यूशन मांगा था। सॉल्यूशन भी मैंने उनको ओरली बहुत सारा बता दिया, एमसीक्यूज बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो कि 28 फरवरी 2024 को, और जो पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूं वो है 329 और कोड है एफ ई, यानी कि जिनके पास ही भी एफ ई वाला पेपर रहा होगा उन सबको इस सॉल्यूशन को देखना जरूर चाहिए। इसके अलावा बाकी जो है पेपर के सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। 100 नंबर का पेपर था आपका क्वेश्चन, और इसमें अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ था। हर एक सेशन को मैं डिस्क्राइब से बताऊंगा, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी। शुरुआत करेंगे एमसीक्यूज भी, इससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर इस तरह से लिखा है आपने तो आपको मान के चलिएगा आपको कितने नंबर कैसे आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज की बात करना शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित प्रश्नों के केवल सही उत्तर, यानी कि एमसीक्यूज में केवल सही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। हमारे पास दो कथन है, कथन एक और कथन दो। कथन एक ये बोल रहा है देश में कीमतें बढ़ने पर निजी विद्यालयों की फीस बढ़ती है। विद्यालयों में फीस बढ़ना अन्यायपूर्ण है। दो अलग अलग बातें हैं, मतलब एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है लेकिन अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो ऑप्शन है कथन एक, कथन दो धनात्मक अर्थशास्त्र है। धनात्मक अर्थशास्त्र यानी कि सकारात्मक अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जो किसी भी चीज़ के कारण और परिणाम एक साथ बताता है। कथन एक, कथन दो दोनों आदर्शिक, जो कि फ्यूचरिस्टिक क्या होना चाहिए इस बात के बारे में बताता है। कथन एक धनात्मक और कथन दो आदर्शात्मक, और कथन एक आदर्श और कथन दो धनात्मक। तो आपका राइट आंसर होगा सी। कथन एक रिजल्ट बताता है कि फीस के बढ़ने से, सॉरी कीमत के बढ़ने से फीस बढ़ रही है, ये हमारा धनात्मक अर्थशास्त्र है। और फीस बढ़ना अन्यायपूर्ण है, और ये हमारा आदर्श अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं जो उपभोग की किसके एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होता है, यानी कि सेकंड का आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल वह परिस्थिति है जिसमें, अल्पकाल एक ऐसी परिस्थिति जहां पर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। देखिए पर क्वेश्चन दे रखा है उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये दीर्घकाल में होता है। तो राइट आंसर होगा उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बदल सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर, सामान्यतः किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है? अल्पकालीन पूर्ति वक्र बनाएंगे, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ होता है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा। ऑप्शन नंबर सी हम चूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण संबंधी निर्णय कौन ले? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर पूरी आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्र के अधीन होता है। तो केंद्र के अधीन होता है तो निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगी। ऑप्शन नंबर ए चूज करना है फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सरकारी बजट में हस्तांतरण, भुगतान वह भुगतान है जो सरकार करती है। सरकारी बजट में हस्तांतरण भुगतान मतलब क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट। सरकार भुगतान करती है जो कि कर्मचारियों के स्थानांतरण पर किया जाता है, वस्तु और सेवा के क्रय पर किया जाता है, बिना वस्तु और सेवा के क्रय के लिए होता है भुगतान। हस्तांतरण भुगतान एक ऐसा भुगतान होता है जो वन वे होता है, इसके लिए कोई भी प्रतिफल स्वरूप प्राप्त नहीं होता। मतलब ये सरकार के द्वारा किया गया ऐसे भुगतान होता है जो किसी भी वस्तु और सेवा को प्राप्त नहीं होता, ये हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत सरकार के करेंसी नोट के विमुद्रीकरण की सिफारिश कौन करता है? करेंसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन करना होता है सरकार के द्वारा, उसको सिफारिश करने की जिम्मेदारी होती है देश की केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट, किसी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार आय स्तर पर राष्ट्रीय आय का वह स्तर है, राष्ट्रीय आय का वह स्तर, देखिए बस्तर लिख गया, सॉरी, ये वह स्तर होगा जहां सभी श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, अर्थव्यवस्था की सालाना आय 5 ट्रिलियन के डॉलर के बराबर होती है, यह सभी नागरिकों को पर्याप्त आय प्राप्त। ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रोजगार एक ऐसा स्तर होता है कि उत्पादन के सभी साधनों को जब पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी की माप क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन बाई, यानी कि उपभोग बट्टे आय। ठीक है, आय और उपभोग के बीच के संबंध को उपभोग की औसत प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, इसको औसत उपभोग प्रवृत्ति भी बोलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर माना जाता है? प्रत्यक्ष कर वो डायरेक्टली जिस पर लगा जाता है वही पेमेंट करता है। ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर। ऑप्शन है राइट आंसर निगम कर। निगम कर यानी कि निगम यानी कि कंपनियों पर लगाया जाने वाला टैक्स। कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स के रूप में देती है, इसको निगम कर कहते हैं, जो कि प्रत्यक्ष कर है। ये हो गया 10। अब देखिए आपके कितने एमसीक्यू सही है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे 3 नंबर वाले। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेरिएशन होते हैं, 30 या 40 शब्दों के बीच में लिखना होता है। तो क्वेश्चन पहला था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों, उनके व्यवहारों, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही से बता दिया था कि आ सकता है, देखिए आ गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अनाधिमान मानचित्र का चित्रण कीजिए। अनाधिमान वक्र या उदासीनता वक्र या फिर तटस्थ वक्र एक ही चीज है। उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्त होती है, और उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देखिए डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि चित्र के लिए, तो यहाँ पर 1 नंबर आपको इसका मिलेगा, बाकी 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, तो आपको ये कंप्लीट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य वस्तुओं और निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद। अंतर भेद तभी होगा जब अर्थ बता, दोनों का अर्थ बता दीजिए, अंतर अपने आप हो जाता है। सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं कहती हैं जिनकी मांग विक्रेता की आय के साथ बढ़ने लगती है, जबकि घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब मांग क्रेताओं की आय के साथ घटने लगती है। बेसिक संबंध है। इसके अलावा हम कहते हैं आय और मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है, जबकि आय और मांग के बीच में यहाँ ऋणात्मक संबंध होता है घटिया वस्तु की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 14, ह्रासमान या घटती। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लिखिए। उत्पादकता का नियम, देखिए ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या ये बताता है कि अन्य साधनों के प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्तित साधन का प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं तो एक स्तर के बाद सीमांत उत्पादन हमारा घटने लगता है, कि पहले बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, एक स्तर के बाद धीरे धीरे ये घटने लगता है। इसी को बोलते हैं ह्रासमान सीमांत उत्पादकता का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे 3 नंबर वाले बेटा है। बाजार अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों पर जो है निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो आप विशेषता लिखेंगे, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, आर्थिक निर्णय लेने की पूरी फुल स्वतंत्रता होती है, प्रतियोगिता का स्तर पाया जाता है और लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। ये बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासी द्वारा मजदूरी लागत ब्याज के रूप में अर्जित आय और पूंजी उपभोग मूल्य का जोड़ है। इसका मतलब होता है एक देश में घरेलू सीमा में जितना भी साधन आय अर्जित किया जाता है, दैट इज NDPFC, उसमें हम क्या जोड़ना है? उसमें हमें जोड़ देना है उपभोग मूल्य ह्रास को, उपभोग के मूल्य को। तो ये होता है हमारा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDPMP। क्वेश्चन नंबर 17, मितव्ययिता का वृद्धावास। मितव्ययिता का मतलब खर्च, कम खर्च करना, और वृद्धावास का मतलब क्या होता है? उल्टा, कि मितव्ययिता का वृद्धावास का मतलब क्या होता है? देखिए वृद्धावास का सिद्धांत है कि अल्पावधि में बढ़ी हुई बचत लंबी अवधि में बचत या अन्य बचत करने की क्षमता को कम कर सकती है। नॉर्मली हमसे ये कहा जाता है बचत करो, ठीक है, लेकिन अगर हर कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक बचत करता रहेगा ये देश के लिए सही नहीं होगा। तो ये बचत मतलब मितव्ययिता का बढ़ाता है, लेकिन देश के लिए मितव्ययिता यानी कि बचत करना ज़्यादा सही नहीं है, हानिकारक होता है। इसी को बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा के अवमूल्यन और अधिमूल्यन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों 1.5 नंबर का दिया जाएगा। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन किसी देश की सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के विदेशी मुद्रे के सापेक्ष में मूल्य का कम कर देना। अवमूल्यन का मतलब देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य कम कर देना। मान लीजिए पहले $1 बराबर 80 रुपये था, वहीं पर गवर्नमेंट ने इसका मूल्य कम करके $1 बराबर 82 रुपये कर दिया, तो इसका अवमूल्यन बोला। अधिमूल्यन का मतलब देश अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है, मतलब $1 बराबर 80 रुपये था और उसको बढ़ा के हमें $1 बराबर 76 रुपये कर दिया, तो ये हो गया अधिमूल्यन, यानी कि मुद्रा की वैल्यू को बढ़ा देना, ठीक है। अब ये तो हो गया अति लघुत्तरी। अब लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं जो 6 नंबर में पूछा, जिसका आंसर आपको 70 से 80 शब्दों में, यूँ कहे 100 शब्दों में के आसपास का लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया भी था, आ सकता है, देखिए आया हुआ। तटस्थता अनिधिमान तकनीक से उपभोक्ता के संतुलन को समझाने की, उपभोक्ता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन, एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा बदल गया बस। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में अवस्था होती है, ये सब आपको लिखना होगा। पहले संतुलन के बारे में लिखना है,
फिर उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से उदासीनता वक्र का प्रयोग करती है, फिर उदासीनता वक्र में संतुलन की शर्तें दो प्रकार की होती हैं, इनको बताना है। क्या है ये? उदासीनता वक्र के माध्यम से अगर उपभोक्ता के संतुलन को दिखाना है तो दो बातें होनी चाहिए। एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, पहला पॉइंट। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ, देखिए ये है कीमत रेखा आर एस और ये आई सी है उपभोक्ता, और जिस बिंदु पर ई एक दूसरे को छू रहे हैं वही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। और वहीं पर दूसरी शर्त है कि स्थायी संतुलन होना चाहिए, कि स्थायी संतुलन पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए, ना कि बढ़ता। तो ये बिंदु ई पर देखिए, ई पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की अनुत्तर होता है, जबकि यहाँ पर के पर मूल बिंदु की ओर लौटता हुआ है। तो हमेशा उदासीनता वक्र उल्टी दिशा में भागता होना चाहिए। जिस बिंदु पर ऐसा होता है वही उपभोक्ता संतुलन का होता है। ठीक है, इसको आपको इसी हिसाब से लिखना था विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत, कुल लागत की अवधारणा को समझाइए। 3 पॉइंट, हर एक पॉइंट 2-2 नंबर का विद डायग्राम करते हैं। तो कुल लागत क्या होता है? किसी भी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो भी व्यय करना पड़ता है उन सभी व्ययों का योग कुल लागत होता है। यानी कि वस्तु के उत्पादन के लिए लगने वाले स्थिर लागत और लगने वाले कुल परिवर्तनशील लागत के योग को कुल लागत कहते हैं। दैट इज टीएफसी प्लस टीबीसी इज इक्वल टू टीसी। और कुल लागत का टोटल होता है, ये हो गया टीएफसी जो हमेशा एक समान रहता है, ये होता है टीबीसी जो जीरो से शुरू होते ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है उत्पादन के साथ साथ, और इन दोनों का टोटल होता है टीसी। टीबीसी बढ़ेगा तो टीसी भी बढ़ेगा। वहीं पर टीएफसी क्या होता है? कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत मतलब उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय, और ये उत्पादन की मात्रा से अप्रभावित रहता है। मतलब साफ है, उत्पादन बढ़े या घटे इस लागत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कुल उत्पादन लागत, कुल स्थिर लागत हमेशा एक्स एक्स के समानांतर होती है, जबकि कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो कि उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों को एकत्रित करने के लिए खर्च करना पड़ता है। उत्पादन बढ़ेगा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो ये लागत, इसलिए ये जीरो उत्पादन से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। विशेषता बतानी है, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस बाजार में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है उपभोक्ता व क्रेता दोनों को, और कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों, वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बाजार में प्रवेश पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, साथ ही निकासी भी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। विक्रय लागत बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आय के वर्तुल प्रवाह यानी कि चक्रीय प्रवाह के बारे में बताना है। उत्पादन, आय और व्यय का एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है अर्थव्यवस्था में, इसे आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से। ये एक ऐसा प्रवाह होता है जिसका कोई ना आदि होता है ना कोई अंत होता है। मतलब उत्पादन में आय से जन्म होता है, आय से व्यय का होता है और व्यय से पुनः उत्पादन होता है, और इस प्रकार से जो चक्र चलने लगता है इसको हम उत्पादन का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। और रिचर्ड्स ने कहा था कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच के भुगतानों और प्राप्तियों का प्रवाह होता है। और इस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर परिवारों से फर्म को श्रम पूंजी यानी कि साधन जाते हैं, इन साधन का प्रयोग करके ये वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। फिर उत्पादन करने के बाद परिवारों से यहाँ पर साधन भुगतान आता है, मौद्रिक भुगतान, और फिर साधन भुगतान ये लोग परिवार। इस प्रकार से परिवार से फर्म से परिवारों के बीच में साधनों का और मौद्रिक भुगतानों का एक संयोग चलने लगता है, एक चक्र चलने लगता है, जिसको आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। 23, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे की अवधारणा को बताइए। 3 पॉइंट है, 2-2 नंबर के बताना है विद जो है फार्मूला। तो राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधारों को छोड़ के, जितने भी उधार लिए सबको छोड़ के, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अधिकता के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कुल व्यय होते हैं, चाहे उसमें राजस्व व्यय शामिल हो चाहे पूंजीगत, दोनों का टोटल में से उधार को छोड़ के सभी प्रकार की प्राप्तियों को माइनस करने के बाद जो घाटा होता है, जो कुल व्यय ज़्यादा होता है, उसको हम राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर होता है। मतलब कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्ति को घटाने के बाद जो अंतर आता है उसको राजस्व घाटा कहते हैं। फिर है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा वह घाटा होता है जो कि राजस्व घाटे में से राजकोषीय घाटे में से जो भी ब्याज भुगतान किया जाना होता है विदेशियों को, उस ब्याज भुगतान को घाटे माइनस करके जो बचता है वो प्राथमिक घाटा होता है। ये 3 प्रकार के घाटे को आपको बताना था। 24, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित चालू खाते और पूंजी खाते को बताइए। भुगतान संतुलन एक देश का
दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्ति और भुगतानों का विवरण होता है। भुगतान संतुलन के दो प्रमुख खाते तैयार होते हैं, एक होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजीगत खाता। चालू खाता वो खाता होता है जहां पर दैनंदिन हिसाब किताब लिखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापार माल खाता, दृश्य वस्तु के आयात निर्यात, अदृश्य खाता सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें तीसरा पॉइंट लिखा जाता है एक पक्षीय अंतरण, जैसे निजी अंतरण होता है, चंदा हो गया, उपहार हो गया, ये सब चीज़ें हम एक पक्षीय अंतरण के अंतर्गत चालू खाते में लिखते हैं। जबकि पूंजी खाता वो खाता होता है जहाँ पर निवासी और शेष विश्व की स्थिति में ऐसे सौदों को शामिल किया जाता है जिससे देश की संपत्तियों या दायित्वों में परिवर्तन होता है, जैसे सरकारी सौदे हो गए, निजी सौदे हो गए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो गया, पोर्टफोलियो निवेश हो गया, ये सब चीज़ें पूंजी खाते की बदे होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, यानी कि लॉन्ग 10 नंबर मिलेगा हर एक क्वेश्चन के, थोड़ा सा लंबा लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, केंद्रीय बैंक की विभिन्न कार्यों की वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखने के आपको मिलेगा 2 नंबर और कार्य लिखने के मिलने हैं 8 नंबर। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है जो देश के मौद्रिक बैंकिंग ढांचे के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। अब पूछा गया केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को लिखना भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये नहीं खाली कार्य लिख के आए तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव करना ही होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करते हैं। नोटों का निर्गमन किया जाता है, यानी कि देश के लिए जितने भी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोटों को केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय बैंक अपने देश की सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करती है। सरकार के जितने पैसे जमा करने होते हैं अपने पास जमा करके रखती है, सरकार को ऋण चाहिए ऋण देती है, सभी प्रकार के कार्य केंद्रीय बैंक करती है सरकार के लिए। बैंकर्स का बैंक केंद्रीय बैंक अपने देश के वाणिज्यिक बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए, यानी कि उनके पास जो पैसे होते हैं अपने पास जमा करके रखना, उनके लिए रूल बनाना, रेगुलेशन बताना, ये सब केंद्रीय बैंक की काम जिम्मेदारी है। केंद्रीय बैंक देश के क्रेडिट का नियंत्रण करता है, महंगाई हो गया, मंदी हो गया, इन सब को नियंत्रण करने का भी कार्य करती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक विदेशी रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्राओं के संरक्षण करने का, खरीदने बेचने के ऊपर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है, ये प्रमुख। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 में एक था ऑप्शनल क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना था। इस क्वेश्चन में आपको 10 नंबर, कोई पार्ट नहीं है, यानी कि पूरा करना है। अल्पावधि में अर्थव्यवस्था के संतुलन आय का निर्धारण कैसे होता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार आय और रोजगार संतुलन का स्तर का आशय मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जब पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है। जिस बिंदु पर ये बराबर होती है वहीं पर संतुलन है। तो आपको ये कंप्लीटली लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, साथ ही साथ आपको कीन्स की थ्योरी भी बतानी है, क्योंकि 2 बातें होती हैं, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। तो सामूहिक मांग के बारे में बता दो, सामूहिक पूर्ति के बारे में भी आपको बता दो, 2 लाइन में। जब इनके बारे में बताओगे फिर को आता है मेन डायग्राम, एक ऐसा बिंदु जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो, यानी कि जहां पर AD बराबर AS हो। ये तब होता है जब डायग्राम में आप कुछ दर्शाएंगे। जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती है, हमारी मांग भी बढ़ती चली जाती है और पूर्ति में भी बढ़ती, तो एक ऐसा बिंदु होता है एक निश्चित आय स्तर पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है। लाइक दिस, ये हो गई हमारी सामूहिक पूर्ति और ये हो गई सामूहिक मांग। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर दोनों बराबर, यानी कि इस बिंदु पर, इसको बोलते हैं हम पूर्ण रोजगार स्तर। क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार, संतुलन रोजगार या पूर्ण रोजगार ई। तो इसी को आपको डायग्राम में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? ये भी 3+7 यानी कि 2 पार्ट है इसके। उत्पादन के दीर्घकाल से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर में। और पैमाने के प्रतिफल के नियम को बताना है 7 नंबर में। सबसे पहले बताइए दीर्घकाल क्या होता है। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन के दीर्घकाल प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल एक ऐसा समय जहाँ उत्पादन के कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, यानी कि उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, और सभी साधनों में जब परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन का पैमाना भी परिवर्तित होता है। ऐसे में पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम लागू होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, यह नियम वह अवस्था होती है जहां पर उत्पादन के साधनों में जितना परिवर्तन किया जाता है उससे ज्यादा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। दूसरा नियम पैमाने के स्थिर प्रतिफल, यह वह स्थिति होती है कि उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाया जाता है उतना ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। बिट डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, इधर में रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से। तो डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। और लास्ट था जो लिखना था पैमाने के घटते प्रतिफल। ये स्थिति वो होती है कि जितना साधनों को परिवर्तन किया जाता है उसके अनुपात में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है, उत्पादन की मात्रा में कम परिवर्तन होता है, तो उसे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी था, सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के मदों को बताना है।
सरकारी वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटक होता है, एक पूंजीगत बजट और एक राजस्व बजट। दोनों में ही राजकोषीय ढांचे का योगदान को शामिल किए जाते हैं और संपत्ति देनदारों पर अलग अलग प्रभाव होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीगत आय व्यय का लेखा। पूंजीगत बजट में ऐसे लेन देन शामिल करते हैं जिससे डायरेक्टली सरकार की संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित होता है और देनदारियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, जिसमें दो घटक होते हैं पूंजीगत में, एक है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो उधार, सार्वजनिक विदेशी सरकारों से ऋण लेना या सरकारी संपत्तियों को बेचकर धन की प्राप्ति करनी, जिसको बोलते हैं दैट इज विनिवेश। विनिवेश, तो इससे सरकारी संपत्तियों में कमी होती है या फिर सरकार के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ता है, जिसको पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। वहीं पर सरकार कुछ इस प्रकार से व्यय करती हैं, जैसे सरकार जो है निवेश करती हैं, ठीक है, विदेशी सरकारों में या फिर अपने खुद के देश में, या फिर ऋणों का भुगतान कर देती है जिसको व्यय कहते हैं, या फिर राज्य सरकार को ऋण प्रदान करती है। इस पूंजीगत व्यय की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है राजस्व बजट। राजस्व बजट वह बजट होता है जिससे देनदारियों और संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम राजस्व बजट की बात करते हैं, इसके दो प्रमुख घटक है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे संपत्ति और दायित्व का प्रभाव नहीं होता, खासकर ये करों से और गैर करों से प्राप्त होता है। जबकि राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं जो सरकार को चलाने के लिए, विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यय करनी पड़ती है। प्रशासनिक लागत हो गया, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ये सब चीजें राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल होता है। लास्ट क्वेश्चन था, मांग की कीमत लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जब भी मांग की लोच की बात करते हैं, इसकी प्रमुख 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्लस पहले 5 को बताने के लिए और बाद में प्रभावित करने वाले कारक बताने के लिए 5-5। तो यहाँ पर कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी आपको लिखना है सापेक्षता लोचदार मांग। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर लोच एक से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है। दूसरा था सापेक्षता विलोचदार मांग। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर मांग एक से कम होता है। यह स्थिति तब होती है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। तीसरा है इकाई लोचदार। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ईडी इक्वल टू 1 होता है। यह तब होता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। चौथा है पूर्ण लोचदार मांग। एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप या ना होने के फलस्वरूप भी वस्तु की मांग में बहुत परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, वस्तु की मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम बेलोचदार मांग कहते हैं। जबकि लास्ट है पूर्णतः लोचदार। वस्तु की कीमत बढ़े या घटे लेकिन वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईडी इक्वल टू इलास्टिसिटी, दैट इज पूर्णतः लोचदार मांग। फिर है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले वस्तु की प्रकृति, वस्तु का आवश्यक वस्तुएं होती हैं, बेलोचदार मांग होगी। आरामदायक है तो लोचदार। तो ये डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट, देखिए ज़्यादा नहीं लिखना लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग अगर उपलब्ध होता है उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के बैकर, जिन वस्तु के प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी मांग लोचदार होती है, प्रयोग कम होते हैं मांग बेलोचदार होती हैं। उपभोग, जिस वस्तु का उपभोग हम आज के लिए टाल सकते हैं वो लोचदार होगी, जिसका प्रयोग नहीं टाल सकते वो बेलोचदार होगी। किसी वस्तु पर जितना अधिक व्यय किया जाता है उस पर लोचदार होगी, कम व्यय किया जाएगा तो वो बेलोचदार होती चली जाती है। तो ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल था, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि पूर्ण प्रतिष्ठा बाजार में किसी वस्तु की मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो निर्धारण कैसे होता है और साथ ही साथ चित्र, ये दोनों बनाने के आपको 5+5 यानी कि 10 नंबर मिलेंगे। पहले बताइए कैसे निर्धारण। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति पक्ष का होना अनिवार्य है। मतलब एक सीधी सी बात उन्होंने बताया और उसको लिखना भी आपको कि एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता कम से कम कीमत पर अधिक मात्रा और विक्रेता अधिक से अधिक कीमत पर अधिक मात्रा बेचना चाहता है, लेकिन एक ऐसा बिंदु जहां पर उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए और उत्पादक उसको बेचने के लिए तैयार होता है, उसे ही संतुलन मूल्य कहते हैं। मतलब एक ऐसी कीमत जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो, उसे संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है वस्तु की मांग घटती चली जाएगी और वही की पूर्ति बढ़, तो एक ऐसा जरूर कीमत आएगा जिस कीमत पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो।
जिस बिंदु पर बराबर होता है तो डायग्राम में देखेंगे वो बिंदु ई होगा। ई बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है और ये जो पी कीमत है ओपी, इसी को बोलेंगे संतुलन कीमत, और इसी कीमत पर बाजार में क्रय विक्रय होगा वस्तुओं का। ये सब डायग्राम से करना है। डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे और एग्जाम्पल जितने अच्छे देंगे, मार्क्स भी आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो आपकी यकीन मानिए आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। देख लीजिए आपने क्या किया है, कैसे किया है, कितना लिखना है। अगर आपको सटिंग मिलान करना हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया है आपको, यार मैच कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई मन में शंका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। लेकिन अपने दोस्तों के बीच में जो जूनियर्स है, जो 2024-25 की तैयारी करना चाहते हैं, रिकमेंड कीजिए उसको मेरे चैनल को, कि इस चैनल से जुड़ जाइए। यूपी बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूं। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।